दोस्तों काबिल अजमेरी ने दुरुस्त कहा था, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पाक अफगान लड़ाई जो बज़ाहिर अचानक ही छिड़ गई और फिर उसके बाद मामलात सुलझने की तरफ भी आए, इसके पीछे वादों की वो खिलाफ वर्जी है जो अफगानिस्तान की जानिब से कई बरसों से की जा रही है। कुछ दोस्त कहेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से भी कई वादे थे, अनदेखे वादे या ऐसे वादे जिन्हें लिखा नहीं गया या ज़ाहिरी तौर पर किया नहीं गया। सवाल ये पैदा होता है वो वादे क्या थे, किसने किसके साथ किए थे, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से क्या शिकवा है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से क्या शिकायत है, दोनों की जंग से इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, चीन और ईरान को इस जंग से क्या तशवीश है और अमेरिका इस जंग को रोकना चाहेगा या बढ़ाना चाहेगा। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाज़े की बुनियादी वजह तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है। टीटीपी का मसला क्या है, वो पाकिस्तान से क्या चाहती है, तालिबान हुकूमत आखिर टीटीपी की दरपर्दा सपोर्ट करने पर मजबूर क्यों है, क्या टीटीपी के अलावा भारत अफगान गठजोड़ भी पाकिस्तान के गमो गुस्से की वजह है। अगर पाक अफगान जंग शुरू हुई तो क्या ये खित्ते में फैल भी सकती है, क्या इंडिया इस जंग का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मौसमी हालात और अफगानिस्तान और इंडिया की तैयारियों को देखते हुए ये जंग अगर शुरू हो सकती है तो कब तक, और इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है। इस व्लॉग में इन सभी सवालात के जवाबात जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पस मंजर जान लेते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहानी महज दो हमसाया मुल्कों की नहीं बल्कि दो नजरियात, दो सियासतों और दो अंदेशों की कहानी है। 1947 से लेकर आज तक दोनों के दरमियान जमीनी सरहद तो मौजूद है मगर एतमाद की सरहद कभी कायम नहीं हो सकी। अफगानिस्तान ने इब्तदाही से डेवरेंट लाइन को मुकम्मल तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के लिए ये एक तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी सरहद है मगर अफगानिस्तान के कई हुक्मरान इसे तकसीम पश्तून वतन समझते रहे हैं, यानी तकसीम पश्तून वतन। यही वो पहली दरार थी जो बाद में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, प्रॉक्सी वॉर और पनाहगज़ीन बहरान में बदल गई। 1979 में जब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन का हमला हुआ तब पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को पनाह दी, तरबियत दी, हथियार दिए। ये वो वक्त था जब इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान दोस्ती का एक नया बाब लिखा गया, मगर इस दोस्ती की बुनियाद जंगी मफादात पर थी, भले जज्बात पर नहीं थी। जब रूस हार कर अफगानिस्तान से निकला तो वहां प्रॉक्सी वॉर लड़ता अमेरिका भी सब छोड़ छाड़ कर चला गया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक गैर मुतवक्के बोझ बन गया। अब यहाँ पर तालिबान की वापसी होती है और वादों की खिलाफ वर्जी का नया सिलसिला शुरू होता है। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला किया और तालिबान दोबारा काबुल में दाखिल हुए तो पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल था जिन्होंने इस हुकूमत से फौरी राब्ते कायम किए। इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि 2 दहाइयों की कुर्बानी का फल अब मिलेगा, यानी ताल्लुकात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने तालिबान से कई बार ये यकीन दहानी सुनी थी कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर यही वो वादा था जो बार बार टूटा। तालिबान के कब्जे के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जंगजू जो पहले अफगान सरजमीन के अंदर छुपे बैठे थे दोबारा मुनज़्ज़म हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हमले तेज कर दिए और पाकिस्तान ने बार बार फिर काबुल हुकूमत से कहा कि इनको खत्म करो या हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करने दो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक इनके साथ है। लेकिन तालिबान हुकूमत ने हर बार ये कह दिया कि ये हमारा अंदरूनी मसला तो है नहीं, इस पर हम सालसी तो कर सकते हैं लेकिन किसी से जंग नहीं कर सकते। तालिबान हुकूमत का ऐसा कहना पाकिस्तान के लिए एक धचका था क्योंकि जिन्हें वो गुड तालिबान और दोस्त तालिबान समझता था अब वही पाकिस्तान की तबाही पर खामोश तमाशाई बनकर दिखा रहे थे, यानी खामोश तमाशाई बनकर सारे इस मामले को देख भी रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से शिकवा क्या है। यही शिकवा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिकवा यही है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दर्जनों हमले हुए हैं जिनमें सैकड़ों अहलकार शहीद हुए हैं और अक्सर हमलावर या तो अफगान सरहद से दाखिल हुए या अफगान इलाकों से हिदायत ले रहे थे। इस्लामाबाद को एक और शिकवा यह भी है कि तालिबान हुकूमत ने डेवरेंट लाइन पर बाड़ लगाने की पाकिस्तानी कोशिशों की भी मुखालफत की। कई बार अफगान सरहदी फोर्सेस ने बाड़ उखाड़ दी या फायरिंग की। ये सब कुछ इस तासुर को तकवीत देता है कि तालिबान दरअसल कौमी मफाद की बजाय पश्तून कौमियत को ज्यादा अहमियत देते हैं।
اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کو پاکستان سے کیا شکایت ہے؟ دوسری طرف دیکھیے، کابل کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، چاہے وہ 1990 کی دہائی میں طالبان کی مدد کا معاملہ ہو یا 2001 کے بعد مختلف گروپوں سے رابطے ہوں۔ افغان قیادت کو یہ گلہ ہے کہ اسلام آباد نے کبھی بھی افغان خود مختاری کو مکمل تسلیم نہیں کیا۔ پھر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ پاکستان نے ماضی قریب میں بھی افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے نام پر فضائی حملے کیے، جس میں شہری بھی مارے گئے۔ طالبان اس کو جارحیت سمجھتے ہیں، گویا دونوں جانب سے دہشت گردی اور جارحیت کے الزامات ایک دوسرے پر لگ رہے ہیں، مگر افغانستان میں پاکستان دشمن ٹی ٹی پی کی موجودگی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اس مقام پر اپنے شکوے میں پاکستان یقیناً سچا ہے۔ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان دراصل ان جنگجوؤں کا مجموعہ ہے جو 2007 کے بعد پاکستان میں اپنی سخت گیر شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے حملوں میں فوجی چوکیوں سے لے کر سکولوں، مساجد اور شہری مقامات تک سب کچھ نشانہ بنا۔ پاکستان نے 2014 میں آپریشن ضرب عضب اور بعد میں رد الفساد کے ذریعے ان کو پسپا کیا، مگر ان کے بچے کچھ عناصر افغانستان میں جا چھپے۔ طالبان کے کابل آتے ہی یہ گروپ دوبارہ منظم ہوئے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان قبائلی علاقوں کو دوبارہ نیم خود مختار بناتے ہوئے وہاں سے اپنی فوج واپس بلائے اور وہاں ٹی ٹی پی کی مرضی کی شریعت کا نفاذ ہونے دے۔ یعنی ان کا ایجنڈا پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ باقی کھیل وہی صدیوں پرانا ہے، جس میں جب کسی غریب کے دل میں حکمران بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کے پاس واحد اور سب سے بڑا ہتھیار مذہب ہوتا ہے، جس کے نام پر وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے جنگجو بن جاتا ہے اور مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ اس پوری بات کو صرف اور صرف ٹی ٹی پی کے تناظر میں دیکھا جائے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے طالبان حکومت ٹی ٹی پی کی درپردہ مدد کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ تو قومیت ہے، کیونکہ طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں کا بڑا حصہ پشتون نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری وجہ ادارہ جاتی کمزوری ہے۔ کابل حکومت خود اندرونی طور پر مستحکم نہیں ہے اور اسے شمالی اتحاد، داعش اور معاشی بحران کا سامنا بھی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ طالبان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کھڑی ہوئی تو اس کے اپنے اندر موجود گروہوں میں تقسیم پیدا ہو جائے گی۔ ان تینوں وجوہات کا نتیجہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت قوم کی محبت کے باعث ٹی ٹی پی سے نہ تو لڑنا چاہتی ہے اور نہ ہی اپنے گوناگوں مسائل کے پیش نظر ٹی ٹی پی جیسے طاقتور اور خونخوار گروہ سے لڑنے کی پوزیشن میں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ طالبان صرف خاموش تماشائی بن گئے ہیں اور اپنے شیر دل جوانوں اور معصوم شہریوں کی لاشیں اٹھا کر پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا۔ اب جلتی پر تیل کر دیا بھارت افغان گٹھ جوڑ نے۔ دوستو، پاک افغان کشیدگی میں زبردست اضافے کی ایک اور بڑی وجہ طالبان حکومت پر بھارت کا بڑھتا ہوا اثر ہے۔ بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا، افغانستان میں ترقیاتی منصوبے اور امدادی پروگرام شروع کر دیے اور انٹیلیجنس رابطے بھی بڑھا لیے۔ اب یہ جو امدادی پروگرام ہیں، ان کی آڑ میں کیا کرتا ہے بھارت، یہ سب کو پتا ہے۔ اسلام آباد کو خدشہ ہے کہ بھارت اس اثر کو پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال کرے گا، اور گزشتہ کچھ عرصے سے وہ کر بھی رہا ہے۔ کچھ عرصہ کیا، کافی عرصے سے کر رہا ہے، اور گزشتہ چند ماہ میں پاکستانی حکام نے بارہا دعویٰ کیا کہ بھارتی انٹیلیجنس افغان سرزمین سے پاکستانی علاقوں کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہے، اور اس بارے میں طالبان کی خاموشی پاکستان کے خدشات کو اور بڑھاوا دیتی ہے۔ پھر حال ہی میں افغانستان نے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے کر پاکستان کے غصے کو شدید ہوا دی۔ اور تو اور طالبان حکومت نے آئی ایس آئی پر ایران اور روس میں ٹیرر اٹیکس اور کراچی میں داعش کی سرپرستی کے الزامات عائد کر کے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ یعنی طالبان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی جو حملے ہو رہے ہیں، ان کے اپنے فوجی جو مارے جا رہے ہیں، یہ خود آئی ایس آئی کروا رہی ہے۔ پاکستان اب طالبان کو غدار اور محسن کش سمجھ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اس پر آپ لازمی بتائیے گا۔ اس پورے معاملے پر اب چین اور ایران کا رد عمل سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چین چونکہ سی پیک اور وسط ایشیائی منڈیوں کے لیے افغانستان کو راستہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی جنگ کو اپنی سرمایہ کاری کے لیے تباہ کن سمجھتا ہے۔ تو چین دونوں ممالک پر مذاکرات کے لیے زور دے رہا اور چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن رہے تاکہ اس کی بیلٹ اینڈ روڈ پالیسی محفوظ رہے۔ ایران بھی صورتحال سے پریشان ہے اور ایک طرف اسے افغان سرحد پر پانی اور پناہ گزینوں کا مسئلہ درپیش ہے، دوسری طرف وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان کی جنگ بندی میں امریکہ یا بھارت کو فائدہ پہنچے۔
लिहाजा ईरान भी इस वक्त पुरअमन हल का हामी है। यहां पर अमेरिका के किरदार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका के लिए यह जंग एक दिलचस्प मौका भी है और एक खतरा भी है। खतरा इसलिए है कि अगर अफगानिस्तान में दोबारा अदम इस्तेहकाम बढ़ा तो दहशतगर्द ग्रुप जैसे दाइश, खुरासान वगैरह दोबारा जोर पकड़ सकते हैं, और मौका इसलिए कि पाकिस्तान और तालिबान अगर एक दूसरे से उलझते हैं तो अमेरिका इलाकाई तवाजुन पर दोबारा गहरा असर डाल सकता है। यानी अमेरिका बज़ाहिर अमन की बात करेगा मगर पसपर्दा वो दोनों को जंग में उलझाए रखने की पॉलिसी अपना सकता है, और ये अमेरिका करता आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जंग खित्ते में फैल सकती है? अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मुमकिन है, और अगर ऐसा होता है तो इससे कई मसाइल सर उठा लेंगे। अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो पनाहगज़ीनों की नई लहर ईरान, चीन और वस्त एशिया तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान के अंदर मजहबी गिरोह भी फाल हो जाएंगे, और वो मजहबी गिरोह किस अंदाज से फाल होंगे ये सभी को पता है। भारत सरहदी कशीदगी बढ़ाकर फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और ये अपने आप को जानबूझकर जलील करवाने के लिए दोबारा मैदान में आकर खड़ा होगा। ये खित्ता पहले ही फलस्तीन, यूक्रेन और ईरान इसराइल तनाज़ों की गर्मी महसूस कर रहा है, और ऐसे में एक नई जंग पूरे जनूबी एशिया को हिला सकती है। इस मुमकिन जंग के दौरान इंडिया क्या कर सकता है? इसके जवाब में दो इम्कानात सामने आते हैं। यानी पहली बात तो यह है कि यह जंग होने से रही। बहुत चांसेस हैं कि यह जंग इस अंदाज से नहीं बढ़ेगी, अभी रुक गई है, आइंदा भी ये रुकी रहेगी। लेकिन अगर इस जंग को हम देखते हैं कि अगर जंग हो जाती है तो इंडिया क्या कर सकता है, इसके जवाब में दो इम्कानात हैं। पहला और इंतहाई खतरनाक इम्कान यह है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से लगा नाकामी का दाग अपने माथे से धोने की कोशिश करेगा और पंजे झाड़कर पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएगा और हमला कर देगा। दूसरा इम्कान यह भी है कि पाकिस्तान से चूंकि इसने ताज़ा मार खाई है, इसलिए डरा डरा भारत फिलहाल बराह रास्त जंग में फरीक नहीं बनेगा, मगर सिफारती और नफ्सियाती फायदा उठाने की कोशिश करेगा और अफगानिस्तान की झोली में जाकर बैठने की कोशिश करेगा। इंडिया आलमी सतह पर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला मुल्क साबित करने की कोशिश करेगा, और यह भी मुमकिन है कि हिंदुस्तान सरहदी झड़पों या कश्मीर में तनाव बढ़ा दे ताकि पाकिस्तान की फौज दो महाजों पर बढ़ जाए, और यह कि वो पाकिस्तान में पोशीदा अपनी प्रॉक्सीज को पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश करे। यानी इंडिया डरपोक अजीत डोवल की भारत को जंग की नहीं पाकिस्तान की थकन की जरूरत है, इस पॉलिसी पर अमल करने की कोशिश करेगा। जंग का होना अगर ठहर ही गया है, सवाल ये पैदा होता है कि ये कब तक शुरू हो सकती है। सरहदी मौसम अभी निस्बतन सख्त है, मगर सर्दी शुरू होने वाली है और नवंबर से दिसंबर तक बर्फबारी चूंकि कम होती है, चुनाच से इसी दौरान किसी बड़ी मुहिम जोई का इम्कान ज्यादा समझा जा रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि दोनों फरीकों के पास वसाइल कम है। इस बात को समझना होगा, अफगानिस्तान के पास फजाइया नहीं है और पाकिस्तान मुआशी दबाव में है। लिहाजा बड़ी जंग के इम्कानात बज़ाहिर तो महदूद हैं, और बज़ाहिर तो सिर्फ सरहदी झड़पों या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के बढ़ने के इम्कानात ही ज़्यादा हैं, मगर जिस इंडिया को छुप कर बंदूक चलाने के लिए अफगानिस्तान का कंधा मिल गया है, वो इस मौके को शायद ज़ाया नहीं करना चाहेगा। अभी मामलात रुक गए हैं, आइंदा भी रुके रहें तो अच्छी बात है, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त भी किसी बड़ी जंग के लिए अपनी फौज और अपना जंगी साजो सामान पाकिस्तान की सरहद पर मुसलसल पहुंचा रहा है। झड़पें तो वक्फे से होती जा रही हैं, फिर तालिबान हुकूमत इन लोगों को बड़े ओहदों से हटा रही है जो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, और उन शिद्दत पसंदों को अहम ओहदों पर बिठा रही है जो पाकिस्तान से लड़ने के लिए पंजों के बल खड़े रहते हैं। ये आसार अच्छे नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुतवक्के जंग का मुमकिन अंजाम क्या होगा। अगर दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात का रास्ता न चुना तो ये तनाज़ात दोनों मुल्कों के लिए शदीद परेशानी का बायस होगा। पाकिस्तान के लिए ये एक दोहरा खतरा होगा, एक तरफ अंदरूनी अदम इस्तेहकाम और दूसरी तरफ सरहदी जंग। अफगानिस्तान का नुकसान बहुत ज्यादा होगा, इसे पाकिस्तान की अजीम फौज से मार भी बहुत पड़ेगी, और दुनिया में पहले से नापसंदीदा इसकी उबूरी हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद तनहा हो सकती है। इसलिए वाहिद मुनासिब रास्ता बाहमी बातचीत है, वरना तारीख बताती है कि दो मुसलमान मुल्कों की जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा गैर मुस्लिम क़ुव्वतों को होता है। जहाँ ये सच है कि हादसा एकदम नहीं होता, वहीं ये भी हकीकत है कि अगर हम माजी की गलतियों से ना सीखें तो हादसे खुद को दोहराने लगते हैं। तालिबान को अब फैसला करना होगा कि वो इस्लाम दुश्मनों के हाथों कठपुतली ना बने, अगर बनना ही है तो अमन के मेमार बने। फिर आप हों या आपका ये दोस्त सफदर अली, हम सब अमन के साथ ही जीने के आरज़ूमंद तो हैं। अगर माहौल खा जंग का रहा या अमन का, हम अमन की दुआ के साथ ही जिएंगे। आप अमन की दुआ के साथ देखते रहिए स्पॉटलाइट। आपका शुक्रिया।